एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे हमारे रक्षा मंत्री की वियतनाम यात्रा की। कई खबरें मैंने आपको इससे रिलेटेड बताई, एक और नई खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि वियतनाम के द्वारा जो Su-30 Mk2 इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए वो अस्त्र मिसाइल के लिए अब भारत से बोल रहे हैं। अस्त्र मिसाइल अभी हम लोगों ने जाना है कि Su-30 MKI जो कि भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसमें डिप्लॉय किया जा चुका है। पहले तो इसके कुछ 200 की संख्या में ऑर्डर दिए गए थे, अब और ज्यादा संख्या में इसके ऑर्डर दे दिए गए हैं। BDL को ये ऑर्डर दिया गया, लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये। इसके लिए विपरीत खबरें भी ये आई थी कि भारत का जो अस्त्र है वो इसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले, जो कि R-77 है, उसके मुकाबले काफी भारी है और इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि ये 50 किलो कम हो जाना चाहिए। इसका जो ट्रुथ था वो भी मैंने आपको बताया था। तो वियतनाम अपने एयरक्राफ्ट में अब यही मिसाइल लगाना चाहता है। अगर ये इतनी घटिया मिसाइल होती तो क्या वियतनाम इसको लेने का प्रयास करता? अब आप ये कहेंगे कि वियतनाम के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके पास R-77 का ऑप्शन है जो कि अभी वो इस्तेमाल भी कर रहा है, पर इसको चेंज करके वो भारतीय मिसाइल लेने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा वो अपने जो इस Su-30 में अपने वाले में Mk2 में ऐसे सिस्टम लगाना चाहता है जो कि भारत अपना इंडिजीनियस तौर पे डेवलप किया हुआ है और अपने एयरक्राफ्ट में धीरे धीरे लगाता चला जा रहा है। यानी कि भारतीय सिस्टम की उनको आवश्यकता पड़ रही है अपने एयरक्राफ्टों में। वो रशिया से ये सिस्टम नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। जनरली कोई देश ऐसे आसानी से उनसे कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं सकता है अभी के समय में। इसका फायदा भारत के द्वारा उठाया जा रहा है और उठाना भी चाहिए। इससे पहले हम लोग वियतनाम के पायलट्स को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं और भी उनकी काफी हेल्प की जाती है, उनके ग्राउंड क्रू की भी हेल्प की जाती है, किस प्रकार से इसकी रिपेयरिंग करनी है, मेंटेनेंस करना है, ये काफी जानकारी भारत के द्वारा वियतनाम को भी दी गई है। इसलिए वियतनाम का ट्रस्ट भारत पर है और वो अपने Su-30 के लिए भारतीय मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र को अब इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो कि अब इंडियन आर्मी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंडक्ट किए जाएंगे। अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसको आप सिंपली UAV समझ सकते हैं। अब इसके लिए ऑब्जर्वर पायलट्स की तरह वॉलंटियरली भारतीय सेना के ऑफिसर्स आ सकते हैं सामने, उनको एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जाएगी और वो इसको पायलट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो इस समय ये पता चल रहा है कि इंडियन आर्मी अब धीरे धीरे अपनी ड्रोन की जो एक पूरी फौज है उसको खड़ा करना चाहती है। इसके लिए हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो कि इसको आसानी से चला सकें। इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 साल के लिए किसी आर्मी ऑफिसर को वॉलंटियर के तौर पे ये कार्य सौंपा जा सकता है। हमने ये जाना है कि हमारे पास हेरॉन के अलावा और भी ऐसे ड्रोन है, सुसाइडर ड्रोन है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये भी जाना था कि अमेरिका से हम प्रेडेटर ड्रोन लेने का प्रयास कर रहे हैं 30 की संख्या पर, अभी तक हम ले नहीं पाए और ये कहा जा रहा है कि भविष्य में इसको लेना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है क्योंकि भारत ने बाहर से इस प्रकार के ड्रोन खरीदने से मना कर दिया है। तो हमारे घर के ही बने हुए ड्रोन का इस्तेमाल आगे चल के ज्यादा से ज्यादा संख्या में किया जाएगा। बात कर लेते हैं तालिबान और भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात की। 1-2 हफ्ते पहले ये मुलाकात हुई थी और ऑफिशियली तालिबान के आने के बाद ये पहली मुलाकात है भारत के डेलीगेशन और तालिबान के डेलीगेशन के बीच में। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं निकल कर आई थी कि क्या क्या उस मीटिंग में हुआ, पर अब जाके ये पता चल रहा है कि तालिबान ने ये भारत को एश्योरेंस दिया है कि जितना भी पाक बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप अगर अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर वो इस पर कार्रवाई करेंगे और किसी तीसरे देश पर टेररिस्ट एक्टिविटी करने वो नहीं देंगे अपने लैंड से, जो कि पहले भी वो कहते आए हैं। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या तालिबान जो कह रहा है वो करेगा? तालिबान या अभी का अफगानिस्तान जो है और पाकिस्तान या इन जैसे अन्य देश, इनकी दुकानदारी ही टेररिस्ट एक्टिविटीज से चलती है। पैसे इनको टेररिस्टों के द्वारा ही दिए जाते हैं, जो फंडिंग आती है उन्हीं से इनके देश और इनकी दुकान चलती है। तो क्या ये इस चीज को खत्म करेंगे? ऐसा आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर फिलहाल जो ये खबर है इससे पाकिस्तानियों की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी भौवें तो तन गई होंगी, पर अंदरूनी खबर तो सबको पता होती है कि तालिबान क्या करने वाला है। ना वो TTP पे कुछ करने वाला है, ना वो हिजबुल मुजाहिदीन पे करने वाला है, ना लश्कर-ए-तोयबा पे करने वाला है। बात पाकिस्तान की चली है तो पाकिस्तान से रिलेटेड 2 खबरें निकलकर सामने आई हैं। इसमें पहला, IMF से उनको जो लोन प्राप्त करना था $3 बिलियन का, वो उनको अभी भी नहीं प्राप्त हो पाया है। IMF ने ये कहा है कि चीनी कंपनियों का जो 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जो कर्जा उन पर चढ़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के तौर पर है, उसको चुकाने के बाद
पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं बचेंगे कि वो आईएमएफ को दे सके। आईएमएफ के कहने पर ही पाकिस्तान द्वारा चीनियों को जब पैसे ये पूरे लौटाए गए, जो कि 340 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस थे, वो अपने पहले पावर डिपार्टमेंट को दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दिए गए, और तब उनके द्वारा चीनी कंपनियों को ये सारी चीजें दी गई हैं, ये सारे पैसे दिए गए हैं। आईएमएफ को पाकिस्तान पर विश्वास नहीं है कि आईएमएफ का जो पूरा पैसा पाकिस्तान को मिलेगा वो चीन को ही सीधे पहुंचा देंगे, ऐसा आईएमएफ को लगता है। इसलिए पूरे एश्योरेंस के बाद ही आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे कर्ज के तौर पे देना चाहता है, जो कि अभी तक वो आश्वस्त नहीं हुआ है, इसीलिए वो उनको कर्ज नहीं दे रहा। दूसरी खबर में पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा की तरफ से निकलकर खबर आ रही है। उनके द्वारा कुछ 7 हफ्ते में दूसरी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसको एफसीसी के नाम से जाना जाता है। जनरली ये 1 साल में 1 बार होती है और युद्ध काल में ही 1 से ज्यादा बार होती है। पर ऐसा क्या हो गया कि बाजवा को 7 हफ्तों के अंदर ही 2 बार ये कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, एक इमरान खान के समय में, अब नई गवर्नमेंट में। एक्चुअल में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जब हटी, तब पाकिस्तानी आर्मी से ये स्वर निकलने लगे कि बाजवा ने ही ये सारी चीजें करवाई हैं, और कुछ लोगों ने तो उसका इस्तीफा मांगना स्टार्ट कर दिया। अब इस चीज को काबू में करने के लिए इस प्रकार की फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। 1947 के बाद पाकिस्तान में 78 इस प्रकार की मीटिंग हो चुकी हैं, लगभग साल में 1 बार। पर इसी साल में, इसी 7 हफ्तों के समय में ही, अभी साल भी खत्म नहीं हुआ है, 2 बार ये कॉन्फ्रेंस की जा चुकी है, जो कि साफ साफ ये बताती है कि पाकिस्तानी आर्मी में कलह है, और बाजवा, जिसका अभी टेन्योर खत्म ही होने वाला है, वो आगे की टेन्योर की भी तैयारी कर रहा होगा। लोग नहीं चाह रहे होंगे कि वो अब आगे भी जनरल बना रहे। वहीं अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात चीन के अपने समकक्ष अधिकारी से हुई, और उसमें चीन ने यह साफ साफ कहा कि अगर ताइवान अपने इंडिपेंडेंस को घोषित करता है, ताइवान स्वतंत्र होना चाहता है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है, तो चीन उस पर अटैक करने से हिचकेगा नहीं, बिल्कुल अटैक कर देगा। ये जो मीटिंग थी वो फेस टू फेस मीटिंग थी लॉयड ऑस्टिन और चीनी काउंटर पार्ट की, और चीन अब इस स्थिति में पहुंच चुका है, अपना कद उसने इतना ऊंचा कर लिया है कि वो सीधे सीधे अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, और सीधे सीधे कह रहा है कि अगर ताइवान को स्वतंत्र करने का प्रयास किया जाएगा तो वो उस पर अटैक जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके द्वारा यह भी कहा गया कि ताइवान जो है वो चीन का ताइवान है, और इसको उससे कोई जुदा नहीं कर सकता है। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब भारत पीओके के लिए इसी स्वर में बात करेगा, और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन होगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप उसको बड़ा ध्यान से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध के सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।